नमस्कार। दुनिया के बदलते हालात, आर्थिक अनिश्चितता और नीतियों में अस्थिरता के बीच अगर किसी देश को लेकर वैश्विक राय सबसे ज्यादा साफ और मजबूत दिखती है तो वो है भारत। विश्व बैंक हो या आईएमएफ, आईएलओ हो या यूनेस्को, ग्लोबल इन्वेस्टर्स हो या थिंक टैंक, हर जगह भारत को एक ऐसे देश के तौर पर देखा जा रहा है जो योजनाएं लंबी बनाता है, बड़े पैमाने पर लागू करता है और नतीजे भी देता है। डिजिटल पेमेंट से लेकर सामाजिक सुरक्षा तक, गरीबी उन्मूलन से लेकर नवाचार और एआई तक 2025 में भारत सिर्फ उभरती ताकत नहीं बल्कि वैश्विक विकास का इंजन बनकर सामने आया है। क्यों भारत पर दुनिया का भरोसा और गहरा हुआ है, इसी पर हम आज करेंगे चर्चा। मैं हूं रमा त्यागी, मेरे साथ जुड़ेंगे खास मेहमान भी। तो दुनिया की नजर में भारत का उत्थान अब कोई अनुमान नहीं है, एक सच्चाई है। 2025 में वैश्विक संस्थान भारत को एक भरोसेमंद और परिवर्तनकारी शक्ति के रूप में देख रहे हैं। कैसी है ये नई पहचान, आइए देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। विश्व बैंक की नजर में भारत दुनिया की सबसे समानता वाले समाजों में शामिल है। भारत का जीनी इंडेक्स 25.5 अमेरिका, चीन और सभी G7, G20 देशों से बेहतर पाया गया है और भारत की कल्याणकारी योजनाओं को लक्षित रूप से लागू किया गया और इससे सामाजिक समानता बन रही है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO के मुताबिक सामाजिक सुरक्षा कवरेज 2015 के 19% से बढ़कर 2025 में 64.3% यानी 94 करोड़ से ज्यादा लोगों तक सुरक्षा। यह दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा विस्तार है। 18 वर्षों के बाद S&P ग्लोबल ने भारत की रेटिंग को अपग्रेड कर BBB कर दी। इसका कारण रहा नीति स्थिरता, आर्थिक मजबूती और भरोसा। IMF ने माना कि भारत का UPI दुनिया का सबसे बड़ा रियल टाइम पेमेंट सिस्टम है। इसका दुनिया के ऐसे वैश्विक लेन देन में 49% का योगदान है। IMF प्रमुख ने कहा कि भारत दुनिया के ग्रोथ का इंजन है। विश्व बैंक ने यह भी कहा कि पिछले 10 साल में भारत ने 17.1 करोड़ लोगों को अत्यधिक गरीबी से बाहर निकाला। भारत में ग्रामीण गरीबी अब 18.4% से घटकर सिर्फ 2.8% हो गया है। इंडिया की सॉफ्ट पावर दुनिया में और मजबूत हुई। अभी हाल में दीपावली को यूनेस्को की कल्चरल हेरिटेज सूची में शामिल करना इसका एक बड़ा उदाहरण है। AI कॉम्पिटिटिवनेस में भारत दुनिया में तीसरे स्थान पर है। एशिया पावर इंडेक्स ने आर्थिक और सैन्य क्षमता की वजह से भारत को बड़ी ताकत के रूप में पेश किया है। बैंक ऑफ अमेरिका फंड मैनेजर सर्वे के मुताबिक भारत एशिया का सबसे पसंदीदा बाजार बन गया है और इसने जापान को पीछे छोड़ दिया है। तो आत्मविश्वास, निरंतरता और ठोस प्रदर्शन दिखाई देता है 2025 में। अगर देखते हैं दुनिया की नज़रों में भारत को, इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ दो खास मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं। अपने मेहमानों से मैं आपका परिचय करा देती हूँ। डॉक्टर चरण सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जाने माने इकोनॉमिस्ट हैं, CEO हैं ईग्रो के, और प्रोफेसर रमाकांत द्विवेदी जुड़े हुए हैं, फॉरेन अफेयर एक्सपर्ट हैं। चरण सिंह जी, सबसे पहले आपके पास आना चाहेंगे और आपसे समझना चाहेंगे ये जो भारत की एक बड़ी छवि दुनिया के मैप पे बनी है, इसको किस तरह से देखते हैं। 2025 का साल अगर देखें ओवरऑल तो वैश्विक स्वीकृति का साल देखते हैं भारत के तमाम क्षेत्रों में। 2025 मैं सोचता हूँ भारत के लिए एक बहुत ही बड़ा टर्निंग पॉइंट। हमारी जो इंटरनेशनल छवि है एकदम स्काई रॉकेट की है। उसके कुछ तो कारण हैं हमारी नीतियाँ और कुछ कारण हैं कि हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है वो इतनी मजबूत उभर कर आई है। आपको याद होगा जब हमने पोखरण किया था, अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, उस टाइम पे हमारे पे सैंक्शन हुआ था। किसी को पता ही नहीं चला सैंक्शन हुआ, इतने अच्छे तरीके से अर्थव्यवस्था चलाई गई थी। इस वर्ष बिल्कुल वही हुआ। अमेरिका ने इतना भारी भरकम हमारे पे टैरिफ लगा दिया और हमारे पे एनर्जी लेने पे विकासशील देश हैं, हमें एनर्जी की ज़रूरत है और हमें जहाँ से भी अच्छी एनर्जी मिलेगी हमें चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए। उस कारण हमारे पे जिस तरीके का भारी भरकम टैरिफ लगाया गया, सबने सोचा कि ये देश तो प्रगति कर ही नहीं सकता है, इसकी गति नहीं हो सकती है। और देखिए हमारे अनुमान थे 6.5% ग्रोथ रेट और हमने क्या किया, पहले तिमाही में 7 से ऊपर, दूसरे तिमाही में 8 से ऊपर।
तो आप बताइए कि जब पूरी ग्लोबल अनसर्टेनिटी छाई हुई है, पूरी मंदी छाई हुई है, ग्रोथ रेट कहीं पे हो नहीं रहा है, एक ही एक देश है, इतना बड़ा विशाल देश, जो हर अनुमान से आगे ग्रोथ में जा रहा है। तो इसका एक मूल कारण हमारी नीतियां, जो मैं कहता हूं पिछले कुछ वर्षों से, खास करके कोविड से और उसके बाद जैसे ही रशिया यूक्रेन वॉर शुरू हुई, हम लोगों की जो नीतियां एकदम पत्थर की तरह बनाई गई थी, सॉलिड बनाई गई थी, उसमें हमने वर्तमान का भी ख्याल रखा था और आगे का भी समय का ख्याल रखा था। तो जिस तरीके से नीतियों ने पूरा प्ले आउट किया, ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट हो, कैपिटल एक्सपेंडिचर हो, टैक्सेशन रिफॉर्म्स हो, पीएलआई की स्कीम हो, गति शक्ति हो, जिस तरीके नीतियों ने पूरा काम किया, आगे आगे बढ़कर आई। और आपको याद है ना कि कैपिटल एक्सपेंडिचर का मल्टीप्लायर बड़ा अच्छा होता है नॉर्मल एक्सपेंडिचर से, तो वो सारा मल्टीप्लायर दिखना शुरू हुआ, इन्वेस्टमेंट में दिखा, ग्रोथ रेट में दिखा। ऊपर से एग्रीकल्चर सेक्टर ने बहुत ज़्यादा साथ दिया। अभी भी वर्षा अच्छी हुई, हमारे लेक्स में पानी अच्छा भरा हुआ है, हमारी खारिफ क्रॉप ज़्यादा है, उसमें ऑफटेक भी अच्छा है और सरकार ने भी उसमें काफ़ी सहयोग दिया, मिनिमम सपोर्ट प्राइस को आगे बढ़ाया। तो हमारी जो ग्रोथ रेट इतनी सॉलिड चली और कहीं भी कोई घबराहट नहीं दिखी, उन नीतियों के कारण, जैसे हम लोग का करंट अकाउंट डेफिसिट, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट सारा कंट्रोल में रहा, उससे हमारी छवि बहुत अच्छी रही अंतर्राष्ट्रीय। रमाकांत जी, आपसे समझना चाहेंगे, जिस तरह से अगर हम जी वैश्विक परिदृश्य देखते हैं 2025 में, एक तरह से जो पूरे विश्व में तमाम तरह की जो नीतिगत अस्थिरता भी थी, अनिश्चितताएं भी थी, उसमें भारत की ये जो पॉलिसी कंटिन्यूटी है, ये नीति निरंतरता है, ये एक बड़ा आकर्षण का केंद्र बनी। ये भी एक बड़ी वजह है इस छवि की। निश्चित रूप नमस्कार आपको, फेलो प्लेस्टो नमस्कार। मैं इसके 3 कारण आपके साथ साझा करना चाहूंगा जी। कि भारत की छवि विश्व स्तर पर और अनेक क्षेत्रीय स्तर के जो संस्थाएं उसमें भी आप देखेंगे, उसका मुख्य कारण है राजनीतिक स्थिरता और सतत रूप से जो आर्थिक प्रगति हुई है और उसकी जो रेट है, उसमें हमने बावजूद इसके कि विश्व के अनेक क्षेत्रों में उठापटक हुई, लेकिन भारत ने अपनी आर्थिक प्रगति की गति को सुनिश्चित किया। उसका एक, जैसा कि फेलो पैनलिस्ट ने कहा कि जो हमारी नीतियां हैं अनेक क्षेत्रों की, बहुत अच्छी नीतियां हैं, उन्होंने एक एक करके गिनाया उन्हें, लेकिन मूल में जो राजनीतिक स्थिरता है और जो राजनीतिक नेतृत्व में वैचारिक स्पष्टता है आर्थिक गति को लेकर के, वो वैचारिक स्पष्टता लक्षित होती है नीतियों में। अलग अलग क्षेत्र की जो नीतियां बनाई गई हैं और धरातल पर उनका क्रियान्वयन, जिसके फलस्वरूप जो परिणाम आप देख रहे हैं कि बावजूद विश्व के अनेक क्षेत्रों में उठापटक और हलचल चल रही है, लेकिन भारत अपनी प्रगति, आर्थिक प्रगति सतत रूप से जो आशाएं थी विश्व की संस्थाओं को, उनसे कहीं अच्छा कर रहा है। अपेक्षा से अच्छा प्रदर्शन इसे कह सकते हैं। चरण सिंह जी, आपसे समझना चाहेंगे, वर्ल्ड बैंक की बड़ी रिपोर्ट है, दुनिया के सबसे समान समाजों में भारत आगे है और गिनी इंडेक्स जो है वो 25.5 पे आ गया। ये समझना चाहेंगे इसका मतलब क्या होता है? अमेरिका, चीन, G7, G20 देशों से भी आगे इसमें भारत। देखिए, हमारे यहाँ पर हमारी जो नीतियाँ हैं जिन पे मैं इतना जोर दे रहा था, वो यही हैं कि हम लोग इतना इनकम इनक्वालिटी नहीं बढ़ा रहे। हमारी जो ग्रोथ चल रही है वो सबका साथ सबका विकास, उस पर जोर दे के चल रही है। अगर आप खेती बाड़ी के इलाके में देखें तो वहाँ पर भी किस तरीके की हमने पूरी प्रगति की है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस भी दिया है, उनको डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र भी दे रहे हैं। जहाँ पर हमारी रीढ़ की हड्डी है खेती बाड़ी, तो खेती बाड़ी में भी हम लोग पूरा देख रहे हैं, उनको और अपॉर्चुनिटीज़ दे रहे हैं, फिशरीज़ पे जोर डाल रहे हैं, हनी, मिल्क, जो जो अपॉर्चुनिटीज़ हम उनको दे सकते हैं दे रहे हैं, ताकि वहाँ पर जो हमारा यूथ है, आपने देखा कि 2005 का हमारा मनरेगा बिल है, 20 साल से चल रहा है, उसको रिव्यू किया, इवैल्यूएट किया, उसमें कुछ और जोड़ा ताकि वो जाके फिर देश पूरे ग्रामीण इलाके में बढ़ सके।
सबका साथ सबका विकास में टेक्नोलॉजी को पीछे नहीं छोड़ा जा सकता है। जो हम लोगों ने जैम ट्रिनिटी बनाई, जनधन योजना जो बनाई, जनधन योजना में हम लोगों ने इतना अच्छा प्रयत्न किया कि उससे पहले बड़े वर्षों से हम प्रयत्न कर रहे थे कि घर घर ग्रामीण इलाकों में अकाउंट खुले, पर नहीं खुल पा रहे थे। मिशन मोड में हमने जैसे ही जनधन शुरू किया, उसको हमने टेलीफोन के साथ जोड़ दिया, आधार के साथ जोड़ दिया। अभी करीब 95%, 95% लोगों के पास अकाउंट है, और अकाउंट से हम लोग उनको डायरेक्ट बेनिफिट भी दे पा रहे हैं। हर एक का विकास हो रहा है। इसके अलावा आप देखिए मुद्रा स्कीम जो हमने शुरू की, छोटी मुद्रा स्कीम, उसमें कितने ही लोगों को हम लोन दे रहे हैं और जोड़ रहे हैं। मैं तो कई बार कहता हूं, जब आप ज़्यादा लोन देते हैं टेक्नोलॉजी से, ठीक है, कंप्यूटर्स और बड़ी अच्छी प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट्स बन जाते हैं, पर जब आप 25,000 का लोन देते हैं दीवे बनाने के लिए, 3 लोगों को रोजगार मिल जाता है। एक दीवा बना रहा है, एक उसका इनपुट ला रहा है, एक बेच रहा है। तो इस तरीके हमने वो भी मुद्रा लोन भी शुरू कर दिए जनधन में। हम लोगों ने जैसे फ्री राशन शुरू कर दिया, इतने प्रतिशत, हमारे देश के 66% के करीब लोग, उन्हें अब खाने का, मूल खाने का बिल्कुल टेंशन ही नहीं है। अनाज मिल रहा है, कुछ ना कुछ खाने को है, उससे आगे आप प्रोटीन, मक्खन जो लेना चाहते हैं मेहनत करिए, जो मर्जी लीजिए, पर उतना भी हम लोगों ने ख्याल कर दिया। कोविड और कोविड के बाद जिस तरीके के मेडिकल इंश्योरेंस थोड़ा उससे पहले शुरू की थी, पर उसके बाद जिस तरीके हम लोगों ने वैक्सीन पूरा दिया, तो जो मेन खर्चा होता है खाने का और मेडिकल का, और खास करके मेडिकल का जो बहुत लोगों को गरीब कर देता है, उन दोनों पहलुओं पे हम लोगों ने बहुत खास ख्याल रखा। तो जहां विकास हमारा हो रहा है, हम लोग उस पर यह भी विश्वास रख रहे हैं कि सबका साथ सबका विकास। तो उससे जो गिनी कोफिशिएंट है या इनकम इनइक्वालिटीज के पैमाने हैं, उस पर हम बहुत अच्छा उभर कर आ रहे हैं। आपने कहा, हम सब जानते हैं किस तरीके गरीबी रेखा से ऊपर, जो एक्यूट गरीबी रेखा है, उससे ऊपर हमने कितने मिलियन लोगों को उठा दिया। आप वैसे भी आप आंकड़े मत भी देखिए, आप सड़क पे जाइए, कहीं भी जाइए, आप खुद फील करेंगे कि देश में प्रॉस्पेरिटी आ रही है। उस तरीके की गरीबी, अब मेरी उम्र इतनी ज़्यादा हो गई है, 60 साल पहले जिनको मैं गरीब देखता था, आज मुझे पता है कि वैसी गरीबी देश में है ही नहीं। तो ये सारा कुछ जो हम लोगों की नीतियों के कारण, और खास करके पिछले कुछ वर्षों की नीतियों के कारण हुआ है। एक और बात, आप जानते ही हैं कि देश अभी जिस गति से चल रहा है, फास्टेस्ट ग्रोइंग नेशन है, लार्ज कॉन्टिनेंट साइज का कंट्री है, फास्टेस्ट ग्रोइंग है, मूल नीतियां साथ में हैं, विकसित भारत पे हम लोग चल पड़े हैं। हमारे यहाँ पर जो ग्रोथ रेट है 6.5% का, दुनिया का सबसे ज़्यादा है। अब हम लोग तीसरा सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था के मामले में देश बनने वाले हैं। उससे छवि तो इम्प्रूव होगी। आप कह सकते हैं कि पर कैपिटा इनकम पे जोर दीजिए, बिल्कुल दीजिए, उसमें मैं दो राय नहीं दे रहा हूँ। पर जब हम लोगों ने डिफेंस इक्विपमेंट खरीदना है, बोइंग्स खरीदने हैं, एयरबस खरीदना है, उस टाइम पे हमारी जो टोटल जीडीपी है वो अहम जगह रखती है। डिफेंस इक्विपमेंट लेना है तो उस टाइम पे फाइटर प्लेन, सबमरीन हम लेना है, तो ओवरऑल जो हमारी जीडीपी है वो बहुत अहम रोल प्ले करती है। उसमें हम अब तीसरे स्थान पर आ रहे हैं। तो इसलिए छवि तो इम्प्रूव हुई है, क्वालिटी ऑफ लाइफ भी इम्प्रूव हुई है, सब लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव हुई है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हुआ है। अब एक सिंपल सा उदाहरण, लास्ट उदाहरण लेता हूँ, एमएसएमईज का आप उदाहरण ले लीजिए। एमएसएमईज में पिछले कुछ वर्षों में बार बार रिवीजन हो रही है, ताकि जो एमएसएमईज को, लघु उद्योग को जहाँ जहाँ आपत्ति है, मुश्किल है, हम उनको एड्रेस कर पाए। तो इसलिए पूरे देश में एक किस्म की उमंग की लहर है, जिससे ग्रोथ डेटा, ग्रोथ स्टैटिस्टिक्स आपको दर्शा रहा है कि राइट डायरेक्शन में पॉलिसीज जा रही है। दुनिया इसी चीज को, रेटिंग एजेंसीज इसी चीज को देखती है। बिल्कुल, एक स्थायित्व जो है वो दुनिया को आकर्षित कर रहा है, और जो पॉलिटिकल विल पावर है वो भी। रमाकांत जी, जिस तरह से चरणजीत सिंह ने बताया कि काफ़ी महत्वपूर्ण एक बात बताई कि आंकड़े तब समझ में आते हैं जब वो ज़मीन पर उतरते हुए दिखाई देते हैं, जब लोगों को उसको फ़ायदा मिलता हुआ दिखाई देते हैं। 94 करोड़ लोगों को सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाना एक बड़ा प्रशासनिक सुधार कहा जा सकता है। और सामाजिक सुरक्षा की बात करें तो ये भी दुनिया में सबसे बड़ा विस्तार जो है उसमें भारत का नाम आया है।
सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा कवरेज जो है वो 19% से बढ़कर 64% हो गया है। ये कितना महत्वपूर्ण बिंदु है जब हम उभरती छवि और दुनिया की उसमें रुचि की बात करते हैं। भारत एक मॉडल के रूप में जो है परफॉर्म कर रहा है। महत्वपूर्ण है क्योंकि जैसा कि कहा फेलो पैनलिस्ट ने कि सबका साथ सबका विकास, और उसमें एक और जोड़ दीजिए सबका विश्वास, जो माननीय प्रधानमंत्री जी का नारा है। तो सोशल सिक्योरिटी के जो विषय आता है तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। विस्तार से उन्होंने आंकड़े दिए, इसमें दो बातें मैं जोड़ना चाहूंगा जो कि स्ट्रेटेजिक चीजें हैं, इनिशिएटिव्स हैं बाय द गवर्नमेंट। एक तो है ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, जिसके दूरगामी परिणाम पड़ने वाले हैं और हमारी आर्थिक विकास में वो स्थायित्व को बढ़ावा देगा। और दूसरा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, इसको अगर विश्व स्तर पर जो जिन संस्थाओं की चर्चा हमने प्रारंभ की थी कि संस्थाओं का विश्वास कैसे बढ़ा है, संस्थाएं कैसे हमारे ऊपर इतना विश्वास करने लगी हैं, गत वर्षों में अगर हम कुछ वर्ष पीछे देखें वो विश्वास नहीं उभर के आता था। तो उसका कारण यही है कि जो हमारी नीतियां रही हैं, जिनकी चर्चा विस्तार से हमारे फेलो पैनलिस्ट ने की, जो नीतियां रही हैं वो नीतियों का परिणाम लक्षित हो रहा है और वो आपको धरातल पर दिख रहा है और उसी के कारण ये विश्वास बढ़ता दे रहा है। उसके मूल में मेरी समझ से दो कारण हैं। एक कारण है राजनीतिक स्थायित्व और उस स्थायित्व में न सिर्फ देश के स्तर पर, विश्व स्तर पर विश्वास का बढ़ना। दूसरा, वो स्थायित्व ट्रांसलेट होता है हमारी आर्थिक नीतियों में और वो धरातल पर दिखती हैं कि ये नीतियां जो बनाई गई हैं उसके ये परिणाम निकल रहे हैं। उसमें किसी भी तरह की संशय, शंका, अस्पष्टता नहीं है। बिल्कुल, इन्हीं जो बिंदु हैं उन पर हम चर्चा जारी रखेंगे, लेकिन वक्त हो चला है एक ब्रेक का। आप जुड़े रहिए डीडी न्यूज के साथ। LIC युवा प्रोफेशनल्स के लिए लाए हैं नवजीवन श्री। करें नियमित प्रीमियम का भुगतान, जीवन बीमा का आनंद लें, प्राप्त करें प्रीमियम के प्रतिशत पर गारंटीकृत एडिशंस, अपने वित्तीय लक्ष्यों के अनुरूप मैच्योरिटी पर गारंटीकृत धनराशि पाएं। मौजूदा पॉलिसी धारकों के लिए आकर्षक अतिरिक्त लाभ आज ही खरीदें। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है और हम चर्चा में बात कर रहे हैं विश्व पटल पर भारत के परचम की। हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़े हुए हैं। डॉक्टर सिंह, आपसे समझना चाहेंगे, S&P की रेटिंग भी 18 साल के बाद जो है बदली है, ये कितना बड़ा टर्निंग पॉइंट है और निवेशकों के लिए भारत अब एक आकर्षक गंतव्य स्थल भी बन गया है। ये जो है ये कितनी बड़ी एक आप देखते हैं कि बड़ा कदम साबित हुआ है? डॉक्टर चरण सिंह, अनम्यूट कर लीजिए। कैन यू हियर मी नाउ? जी, अब बोलिए। अच्छा, तो देखिए जो रेटिंग एजेंसीज है ना, ये भी आपकी ग्रोथ रेट को वॉच कर रही होती हैं, इंटरनेशनल रिजर्व्स को वॉच कर रही होती हैं। और आपको पता है कि रेटिंग एजेंसीज जब देखती हैं कि देश की अर्थव्यवस्था, देश की फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसी, देश के बैंकिंग सेक्टर सारे ग्रोथ ओरिएंटेड हैं, इनकी जो मार्केट्स हैं जो सेबी रेगुलेट कर रहा है वो भी एकदम स्टेबल चल रही हैं, तो रेटिंग एजेंसीज ऑटोमेटिकली उनको सोचना पड़ जाता है कि हाँ, ये जो देश है इसमें कुछ तो हमें देखना है, तो इसको इम्प्रूवमेंट रेटिंग्स देनी है। अब हो क्या रहा है कि देश की हमारी जो स्टॉक मार्केट दो हैं, 5000 से ज़्यादा कंपनियां दोनों में हैं। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, रेगुलेटर सेबी है, कुछ हद तक रिजर्व बैंक भी डेट मार्केट्स को रेगुलेट करता है। दोनों ही रेगुलेटर बहुत अच्छे चल रहे हैं। बैंकिंग इंडस्ट्री को अगर आप परफॉर्मेंस देखें तो बैंकिंग इंडस्ट्री इतना क्रेडिट कमर्शियल सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में दे रही है, पर नॉन और इंफ्रास्ट्रक्चर में इतना ज़्यादा पैसा लग रहा है, पर नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स तो नहीं बढ़ रहे ना, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स तो गिर ही रहे हैं। तो रेटिंग एजेंसीज वो भी देख रही हैं। जो FDI है और FI है, मार्केट्स में FI तो अच्छे अमाउंट में आ रहा है, FDI भी लगातार चलता आ रहा है,
तो रेटिंग एजेंसीज वो भी देख रही हैं कि ये देश में अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ग्रोथ है, कोई भी डिस्प्यूट रेज हो रहा है तो इनकी जुडिशरी बड़ी सॉलिड है, तो ऑब्वियसली रेटिंग एजेंसीज S&P वगैरह ने उसको हमें इम्प्रूवमेंट दी है। मेरी अपनी जो राय है, आगे बढ़कर भी आप देखेंगे कि जिस तरीके AI में इन्वेस्टमेंट इंडिया में आई है, माइक्रोसॉफ्ट लेके आया है, गूगल लेके आया है, AI में अगेन कंप्यूटर्स में तो हम लोगों ने लीडिंग रोल प्ले किया ही है, और कितने वर्षों से, करीब 20 वर्षों से हम कटिंग एज पे IT पे चल रहे हैं, और हमें अभी तक अनपैरेलल चल रहे हैं अपने, देयर इज नो सेकंड। उसी तरीके जिस तरीके AI में अब लार्ज इन्वेस्टमेंट हो रही है, उसमें भी हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो जहां पर हमारी अभी की अर्थव्यवस्था, वर्तमान की नीतियां, वर्तमान की स्थिति में हम आगे हैं, उसी तरीके भविष्य की जो AI तो इन्वेस्टमेंट, फ्यूचर के लिए इन्वेस्टमेंट है, भविष्य के लिए जो हमारी नीतियां बन रही हैं, AI आ रही है, वो भी एक किस्म का साफ सेट कर रही है कि इंडिया की जो ग्रोथ स्टोरी है ये आगे भी बढ़ती जाए। हमारे कटिंग एज कहाँ पर है? कटिंग एज ऑब्वियसली IT को हम कंसोलिडेट कर रहे हैं, इसीलिए AI इतनी लार्ज क्वांटिटी में इंडिया में इन्वेस्टमेंट डाल रहा है, गूगल डाल रहा है, माइक्रोसॉफ्ट डाल रहा है, ये सारे इधर आके AI में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। पर हमारे यहाँ पर 2-3 और सेक्टर्स जो बहुत अच्छे सामने उभर के आ रहे हैं। पहला ऑटोमोबाइल्स, दूसरा फार्मा में हम लोगों ने कोविड वैक्सीन के दौरान अपना लोहा मना लिया है कि हमारे पास कैपेबिलिटी है। तीसरा टूरिज्म, आप जानते ही हैं कि पीछे ही यूपी का टूरिज्म सेक्टर महाकुंभ, अयोध्या, इन दोनों के कारण काफ़ी बूम में रहा है, और वही आगे बढ़ता जाएगा क्योंकि हम लोग टूरिज्म पे अभी फोकस कर रहे हैं। कई दुनिया के देश हैं जो सिर्फ टूरिज्म पे डिपेंडेंट हैं, हम लोगों ने अभी तक अपने टूरिज्म को डेवलप ही नहीं किया है, और हमारे यहाँ टूरिज्म के भांत के अपॉर्चुनिटीज़ हैं। मेडिकल टूरिज्म है, रिलीजियस टूरिज्म है, नेचुरल टूरिज्म है, हिल्स हैं, स्नो है, बीचेस हैं, वाटर स्पोर्ट्स है, सब कुछ है। हमने किसी को भी डेवलप नहीं किया है, अभी वो पोटेंशियल सामने आ रहा है। नॉर्थ ईस्ट एकदम वर्जिन पड़ा हुआ है, वो भी हमारे सामने पोटेंशियल आ रहा है। तो इसलिए मुझे लग रहा है कि जो हम लोगों की छवि, जो रेटिंग एजेंसीज जो हमारी तरफ अब देख रही हैं, वो देख रही हैं वर्तमान में तो देश ने प्रगति की और अपना लोहा जमा लिया है, पर अभी फ्यूचर में भी इनका जो पोटेंशियल है वो अनपैरेलल्ड पोटेंशियल है। जैसे जैसे शुरू में मेरे को पैनलिस्ट ने बताया था कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इतनी ज़्यादा है, पर आप सिर्फ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी मत देखिए, आप उससे आगे जाइए। आप देखिए दुनिया के जितने विकसित देश हैं, G20 है, ग्लोबल साउथ है, उसमें भी इंडिया का लोहा अभी मानना शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री जहां जा रहे हैं, तमाम क्षेत्रों में देशों के अवार्ड्स मिल रहे हैं। बिल्कुल तमाम क्षेत्रों में ये प्रभाव दिखाई देता है। रमाकांत जी, आपसे समझना चाहेंगे, डिजिटल इंडिया भी वैश्विक पहचान भारत की बन चुका है, और UPI दुनिया का सबसे बड़ा रियल टाइम पेमेंट सिस्टम है, बहुत फेमस भी है। 49% वैश्विक लेन देन जो है भारत में होते हैं। तो भारत की ये जो तकनीकी ताकत है, ये भी अपने आप में इसे कह सकते हैं कि ये सॉफ्ट पावर में शामिल हो चुकी है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, जो तकनीकी शक्ति है भारत की, और तकनीकी शक्ति का प्रयोग आर्थिक क्षेत्र के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में, न सिर्फ बैंकिंग सेक्टर में ही, चाहे वो आप मेडिकल सेक्टर में देखें, शिक्षा के क्षेत्र में देखें, तो ये तकनीकी जो पारंगतता भारत ने पाई है और अधिक पाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, ये तकनीकी पारंगतता के कारण हमारे जो उपलब्धियां हैं वो बहुत अच्छी हैं। बिल्कुल, काफ़ी अच्छी उपलब्धियां हैं। और डॉक्टर सिंह, आपसे ये समझना चाहेंगे, जिस तरह से आप भविष्य की बात कर रहे हैं, तो भविष्य में भी ये जो है एक नए द्वार को खोलते हुए दिखाई देती हैं? बिल्कुल, आप देखिए कि ग्लोबल इकोनॉमी अब पूरी AI पे चलेगी, टेली मेडिसिन, टेली एजुकेशन, आप देखिए कि ये सारे नए दौर आ जाएंगे सामने ग्रोथ में, और उसमें इंडिया पायनियरिंग रोल प्ले कर रहा है। हाँ, हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को थोड़ा ध्यान से हमने यूज़ करना है, क्योंकि हमारे यहाँ तो डेमोग्राफिक डिविडेंड बहुत ज़्यादा है, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लागू होते कभी कभी एम्प्लॉयमेंट पे जोर आ सकता है, थोड़ा स्ट्रेस आ सकता है, पर उसी के लिए हम लोग तो लघु उद्योग को और खेती बाड़ी को इतना अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं
ताकि एआई किसी भी तरीके यहाँ इम्बैलेंस ना लेके आए। पर मुझे जो लग रहा है, हमें इस देश में जो फ्यूचरिस्टिक ग्रोथ पैटर्न है, जिसमें मैं फार्मास्यूटिकल्स की भी बात कर रहा हूँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भी बात कर रहा हूँ और टूरिज्म की भी बात कर रहा हूँ। अब टूरिज्म एक ऐसा सेक्टर है, बिल्कुल तमाम क्षेत्र है। एक छोटा सा सवाल रमाकांत जी आपसे करना चाहेंगे, जो हमारी सांस्कृतिक धरोहर हैं उनको भी वैश्विक पहचान मिल रही है, ये अगर हम भारत की कूटनीतिक शक्ति देखते हैं तो उसको कितना बड़ा बल देते हैं, और विश्व के सबसे संतुष्ट लोकतंत्र का जो तमगा है वो भारत को दिया गया है, इसका क्या कुछ महत्व है? देखिए, सांस्कृतिक धरोहर का जहां तक प्रश्न है, वो तो भारत की हजारों वर्ष पुरानी सांस्कृतिक धरोहर है, लेकिन उस सांस्कृतिक धरोहर का प्रचार प्रसार और सही परिप्रेक्ष्य में, सही परिस्थितियों में लेके जाना, ये महत्वपूर्ण होता है। और वो निश्चित रूप से देश का नेतृत्व बहुत अच्छे से कर रहा है, और उसका प्रचार प्रसार क्षेत्रीय, स्थानीय, क्षेत्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, वैश्विक स्तर पर एक बड़ी क्रमबद्ध तरीके से, तो उसका तो लोहा मानना ही है। भारत का बिल्कुल जो विकास है वो विरासत के साथ है। तमाम बिंदु हैं जो कि अभी चर्चा करने लायक है, लेकिन समय हमारे पास सीमित है। बहुत शुक्रिया चरण सिंह जी, बहुत शुक्रिया रमाकांत जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतने महत्वपूर्ण विचार दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। तो भारत केवल उभरती शक्ति नहीं है, बल्कि एक भरोसेमंद निर्णायक रूप में है, और अपने आप में ये बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके साथ ही चर्चा में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।